आइए मुलाकात करते हैं बलरामपुर चीनी से। देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड शुगर कंपनी है और 10 से ज़्यादा चीनी मिल्स तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। 80,000 टन से ज़्यादा गन्ना क्रशिंग करने की क्षमता रखती है कंपनी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक सरावगी साहब, जो शुगर इंडस्ट्री के बड़े जाने माने दिग्गज है। इस्मा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे कम उम्र में इस्मा का अध्यक्ष बनने का गौरव भी हासिल किया है सरावगी साहब ने। सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन हासिल किया है। फिक्की, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ आपने काफ़ी लंबा एसोसिएशन रखा है। आज खास पर्पज़ से हमने सरावगी साहब को आमंत्रित किया है। सर गुड मॉर्निंग। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कुछ भी चल रहा है मिडिल ईस्ट में तनाव युद्ध के मामले में, हमारी सबसे बड़ी चिंता एक ही है, कच्चा तेल, क्रूड। हमारे दाम क्रूड के जैसे ही बढ़ते हैं देश की अर्थव्यवस्था पर असर आने पड़ने लगता है। पिछले कुछ सालों में शुगर इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से इथेनॉल का प्रोडक्शन करके इस मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करी। ये बताएं सर, इस समय जो सिचुएशन है, ग्लोबल सिचुएशन है, जो क्रूड के दाम है, जो अवेलेबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, क्या कुछ शुगर इंडस्ट्री कर सकती है इस वक्त और क्या करना चाहिए जिससे कि देश में कच्चे तेल को लेकर कॉस्ट कम हो, अवेलेबिलिटी बढ़े? अनिल जी, नववर्ष का आपको और आपके दर्शकों को सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर। तो मैं जरा सा इसकी हिस्ट्री में चला जाता हूं। जी अगर सर। आप देखें तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट किया था हम्म। कि हम लोग इतना इतना क्वांटिटी ऑफ क्रूड बचा लिए हैं क्योंकि हमने E20 लागू कर दिया। ये वॉर जब डिक्लेयर हुआ उसके बाद का एक ट्वीट है। अब आप अपनी इस पॉलिसी को हम लोग समझते हैं, जरा 2 मिनट लेके। तो 2014 वगैरह में जब ये सरकार आई थी उसके पहले क्रूड की एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल वाज हार्डली 2-3-4%। उन्होंने एक लक्ष्य तय किया कि 20% पे जाना है। अब उस कोई भी लक्ष्य तय करके उसके पहुंचने तक एक पॉलिसी बनती है, क्योंकि ये नेचुरल चीजें तो है नहीं। तो पॉलिसी ये बनी, उसमें 3-4 चीजों का मिश्रण हुआ। एक फॉरेक्स सेविंग, 40,000 करोड़ पर साल का फॉरेक्स सेविंग। दूसरा ग्रीन हाउस गैस एमिशन, 51% ग्रीन हाउस गैस एमिशन इससे कम होते हैं। 2070 क्लीन फ्यूल के तरफ ये एक कदम था। फिर ये हुआ कि हर साल चीनी की बहुतायत होती है, किसान गन्ना लगाते हैं, तो किसान को क्योंकि इसमें कमाई होती है उनको इंकरेज किया जाए। एक्सेस शुगर देयरफॉर जो ज्यादा बनता था देश की खपत से, उसको एथेनॉल में डालने का प्रोग्राम बना। तो आज का जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है 20%, और हमारे तरफ से लेट से 300 करोड़ लीटर जा रहा है इसमें, उसमें अधिकांश मात्रा में हमारा जो एथेनॉल जाता है वो बी हैवी या जूस से बनता है। इसका अर्थ समझें, इसका अर्थ ये है कि चीनी ना बना के एथेनॉल बनाते हैं। हमारी एक फैक्ट्री है जिसमें एक बोरा चीनी नहीं बनती है, सिर्फ एथेनॉल बनता है। तो डायरेक्ट इनपुट कॉस्ट इज शुगर केन। तो ये दिखाया गया, सोचा गया कि भाई जितना का जितना गन्ने का दाम बढ़े, क्योंकि गन्ने से ही एथेनॉल बनता है, उतना का इतना एथेनॉल का दाम बढ़ा दिया जाए। ये पॉलिसी बहुत अच्छे से 2022-23 तक चली। लास्ट 3 सालों में तो पॉलिसी आप समझ लें, चीनी को एथेनॉल में बना देना, चीनी की बहुतायत कम हो जाए, डोमेस्टिक मार्केट सही रखा जाए, और गन्ने का दाम जो बढ़े, मिल्स आर इन अ पोजिशन, उनकी फाइनेंशियल पोजिशन ऐसी रहे कि पेमेंट कर। तो ये एक ब्रिलियंट पॉलिसी थी। ये 2023-22-23 तक एकदम सीमलेसली चली। लास्ट 3 सालों में क्या हुआ जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। 16%, 16% गन्ने का दाम बढ़ा दिया गया और 1 पैसा इथेनॉल का दाम नहीं बढ़ा। अब इसका इंपैक्ट समझे। अगर लेटेस्ट से कि आधा आधा शेयर करती इंडस्ट्री और ये कहते कि भाई अब दाम बढ़ गया, थोड़ा सा आप भी इफिशिएंट हो गए हैं, तो इफिशिएंसी के कारण थोड़ा आपका कन्वर्शन वगैरह रेशियोज बेटर हुए, तो हमको अगर सिर्फ 5 रुपए लीटर देते, देना चाहिए था 10, ये 16% के हिसाब से, तो अगर ये 5 रुपए लीटर भी देते तो इसका कॉस्ट इंपैक्ट समझे। 300 करोड़ इंटू 5 रुपए, 1500 करोड़, 1000 करोड़ गवर्नमेंट खरीदती है हमसे, उसमें 700 में इससे आता है। अब 1500 करोड़ इंटू 5000 करोड़ लीटर बिकता है साल में, तो 30 पैसे का कुल इंपैक्ट हुआ। जो प्रोडक्ट 100 रुपए में बिक रहा है, आज पेट्रोल पंप पे करीब 100 रुपए अप्रोक्सीमेटली बिकता है। तो अगर ये पास ऑन होता है, और जब पॉलिसी बनी थी ये उस पॉलिसी का पार्ट था,
कि अगर एथेनॉल क्रूड से ज्यादा महंगा हो जाता है कोई टाइम, तो जो एक्स्ट्रा ओएमसी को भार है उतना को उतना आप कंज्यूमर से रिकवर कर लें। सो अगर आपको किसान को पैसे देने हैं और उसका कुछ छोटी मात्रा में कंज्यूमर बेयर कर रहा है, तो इट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन गवर्नमेंट पॉलिसी। आज गवर्नमेंट कोई भी चीज का दाम बढ़ाती है तो पास ऑन करती है, तो गवर्नमेंट इज लुकिंग एट जनरल बेनिफिट। तो ये 30 पैसे के कारण ये पॉलिसी आज के दिन ठंडी हो रखी है। अब ये कहां तक हम लोग 1,000 करोड़ लीटर तक आए कैसे? गवर्नमेंट ने फिर इंटरेस्ट सबवेंशन दिया डिस्टिलियन को, इंकरेज किया लगाने को। ये देखा गया कि भाई आप समझो शुगर इंडस्ट्री 50% से ज्यादा, 500 करोड़ लीटर से ज्यादा नहीं देने की पोजीशन में थी, इनको चाहिए था 1,000। तो अभी इन्होंने सबको इंकरेज किया। आज के दिन कैपेसिटी घटी 1750। तो 1,000 के खिलाफ जब 1750 का बिड आ गया, तो ये कहे कि भाई दाम क्यों बढ़ाएं। तो वाइल आई थिंक दैट डेफिनेटली दिस इस समय इस बात को जरूर देखा जाएगा, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस पॉलिसी की करेक्शन की जाएगी। तो आपको क्या लगता है सरावगी साहब कि देश को एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या ये अभी एकदम यही समय है, सही समय है कि जब एथेनॉल की ब्लेंडिंग को भी बढ़ा दिया जाए, चूंकि आप कह रहे हैं कि कैपेसिटी भी है, और साथ ही प्राइसिंग का जो पुराना मैकेनिज्म है जो आपने पहले तय किया था गन्ने के दाम के साथ, उसी को फिर से लागू करने की ज़रूरत है? बहुत सही है, नहीं बहुत सही, वही लागू करने की जरूरत है। क्योंकि वरना डिस्टिलिया कोई टाइम कहेंगे कि हमारी वायबिलिटी नहीं रही, और अगर बंद होना शुरू हो गई तो एथेनॉल का उतना आएगा नहीं। सो 3 चीजें हैं। एथेनॉल का यूज बढ़ाने पे बात करते हैं, तो कुकिंग स्टोव्स भी कई देश में इस्तेमाल हो रहे हैं रन ऑन एथेनॉल। और आज आपको अगर वो हासिल होता तो आपकी कितनी सहूलियत हो जाती है आज के रोज। सो अगेन ये अगर मिनिस्ट्री मैंडेट ले रहे हैं, इसमें कुछ कुछ सेफ्टी एक्सपेरिमेंट्स के काम है, 2-4 महीने के ऊपर का काम है नहीं। आई एम श्योर विद दिस इफिशिएंट गवर्नमेंट दे विल बी एबल टू कम टू अ सोल्यूशन। तो एक तो वहां से बढ़ सकती है। दूसरी E22 और E25, विच मीन्स आज 20% की जगह 22 और 25 BI स्टैंडर्ड्स इसके लिए बनने के लिए ऑलरेडी मैंडेट दिया हुआ। तो इसको अगर फास्ट ट्रैक करते हैं तो 1,050 का आज डिमांड जो है एथेनॉल का, वो 10% मतलब 100 करोड़ वहां से बढ़ सकता है, 100 अपने कुकिंग स्टोव से बढ़ सकता है, तो 1250 पे आ सकते हैं। फिर रेशियो तय कर देते हैं भाई, शुगर का इतना आपका इतना, आधा आधा करके धीरे धीरे खपत भी बढ़ सकती है और डिस्टिलरीज भी वायबल वापस हो सकती है। सो दिस इज द टाइम फॉर अपना एनर्जी सिक्योरिटी और सच्चा आत्मनिर्भर भारत। सच्चा आत्मनिर्भर भारत वो है जो हम अपने बायोमास से बनाए। तो आज गन्ना हम किसान पैदा करता है, जी। उसी के उपज से बने। जी। कच्चा तेल मंगा के हमको दरकार कम जी। पड़ेगी। P25 पे पहुंच गए, कुछ कुकिंग स्टोव्स आ गए, तो आप समझिए कितनी डिपेंडेंस कम हो गई। करेक्ट। बट मेरा एक ही कहना है कि ये पॉलिसी बीच बीच में इसको गुजारिश है कि इसको अप डाउन न करे बाजार के भाव देख के। बिल्कुल ठीक बात है सर। कभी अभी साहब अच्छा कभी इसमें एक चीज़ जो पूछना चाहता हूँ, जो एडिशनल कैपेसिटी आज है इंडस्ट्री के पास, जितना सरकार ले रही है, वो तो तुरंत एक्स्ट्रा बनाकर आप क्रूड में डाल ही सकते हैं, पेट्रोल डीजल में, राइट? उससे इस वक्त भारत में कितनी सेविंग हो सकती है, कितना हमारा इंपोर्ट बिल कम हो सकता है क्रूड का, ये जरा समझें, कोई डेटा दे सकें अगर आप। तो देखिए, मैं ऑफ हैंड नहीं है, बट एक कैलकुलेशन, अगर 40,000 करोड़ बचता है हम्म। 1,000 करोड़ लीटर पे, राइट। तो अगर 20% बढ़े तो 8,000 और बचता है। करेक्ट। तो मोटी बात ये, बट अवेलेबिलिटी देखिए और आत्मनिर्भर भारत की सच्चाई देखिए। फॉसिल फ्यूल और बायोमास, तो अभी जो बायो E3 पॉलिसी बनाई सरकार ने, उनमें उसमें इनका लक्ष्य यही है, इनकी सोच यही है कि हम अगर कच्चा तेल मंगा के उससे केमिकल बनाए या उसके डेरिवेटिव्स बनाए, वो आत्मनिर्भर भारत नहीं है। क्योंकि उसको हमारे किसान, हमारे जमीन ने प्रोड्यूस नहीं किया। हमारा जमीन क्या प्रोड्यूस करता है? हमारा अपना गन्ना, हमारे उसका ट्रैश, मेज, ये सब प्रोड्यूस करता है। और शुगर की प्रेफरेंस जो है, मेज वगैरह के चक्कर में इसको आधा आधा रखें। 2 सेक्टर हैं, शुगर नॉन शुगर, तो शुरू हुआ शुगर से। तो किसान का बहुत बड़ा फायदा है इसमें, एरियर्स का, कैश फ्लो का, मिलों का, शुगर प्राइस स्टेबलाइजेशन का। क्योंकि अगर एथेनॉल ना हो तो उतनी चीनी और बन जाए। तो इस पॉलिसी को जिस सोच से शुरू की गई थी, उस सोच को ही देखा जाए
और उस सोच पे अगर निर्भर होकर आत्मनिर्भर भारत की तरफ दिखे तो ये एक सच्चा आत्मनिर्भर भारत बनेगा आपने जो जैसा कहा बाकी मास बनेगा। जी, जैसा आपने कहा कि 16% एफआरपी बढ़ चुकी है शुगर केन की पिछले 3 सालों में, दाम बढ़े नहीं, तो कितना 50%, अगर 8% अगर अभी आपके इथेनॉल के दाम बढ़ जाए तो इंडस्ट्री खुश है या पूरे 16% चाहिए? अब देखिए 16% वैसे तो मिलना चाहिए, बट मैं इस बात से नहीं दूर हटूंगा कि इस दौरान आप कोई भी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो कुछ इफिशियंसीज आती है। नई नए काम और आज के दुनिया में इफिशियंसी में फर्क है। सो अगर आप उतना मार्जिन नहीं देना चाहते हैं तो 8% तो जरूरी है। 8%, लेट मी पुट इट दिस वे, 8% सर्वाइवल मनी है। और अगर आपको और इन्वेस्टमेंट कराना है तो 12 दे, 16 दे, वो आपकी इच्छा है। बट 8% तो सर्वाइवल मनी, अनिल जी। वो घर से घाटा लगने की स्थिति आ गई बलरामपुर जैसे यूनिट्स में, इस बिजनेस में। बड़ा जो अगर रिस्की मैं है। उसका बना देता तो मैं उसको इस तरह देखता हूँ अनिल जी, अगर आज मैं उसकी चीनी बना देता और एथेनॉल ना बनाता तो मुझे ज्यादा कमाई हो जाती। तो ठीक बात है, तो कुल मिला के कि इंडस्ट्री की डिमांड है जो भी पॉलिसी बनाए कम से कम 5 साल के लिए बना लें, उस पर स्टिक रहे। क्रूड 150 हो जाए, 50 हो जाए, प्रोडक्शन की कैपेसिटी 200% हो जाए या 50% रह जाए, यही पॉलिसी 5 साल में बदलेगी नहीं, यही इंडस्ट्री चाहती है, राइट सर? और आप देख लो, एक चीज समझ लो, अगर कोई भी इंडस्ट्री क्रूड मंगाती है, उससे लेट से पेंट बनता है, कुछ भी बनता है, केमिकल बनता है, वहां के दाम बढ़ते हो जाए। आप पॉलीमर वॉलीमर का दाम देख लीजिए, केमिकल्स, मतलब कितने ये सब सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग यूज करते हैं, किस तरह 2-2 4-4 गुना हो जाते हैं, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ गया। तो हमारा भी तो भाई साहब रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ा है। और रॉ मटेरियल प्राइस हमने नहीं बढ़ाया। रॉ मटेरियल प्राइस इज गवर्नमेंट मैंडेटेड प्राइस, एफआरपी जिसे कहते हैं, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, दैट इज एज पर लॉ डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड पेएबल बाय द इंडस्ट्री। तो ये दाम आप तय करते हैं, सारी बैलेंस इंडस्ट्री की आपके सामने। मैं 8% इफिशियंसी का सेक्रीफाइस सर्वाइवल मनी की मांग कर रहा हूं। सर और आपने बहुत सही फरमाया जी, कि 50 हो जाए या 150 हो जाए, हमको इससे ऊपर नहीं चाहिए और ना नीचे चाहिए। करेक्ट। सर समस्या यही है, जो प्राइसेस इंटरनेशनल फोर्सेस से बढ़ रही है, जिसमें गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, वहाँ पर प्राइसिंग फ्री है, उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जहाँ गवर्नमेंट का हाथ है प्राइसिंग करने का, वहाँ पर प्राइसेस नहीं बदली। शायद यही इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या है जो आपने विस्तार से हमारे दर्शकों के सामने रखी। आई एम श्योर बहुत तरीके से आपने जो इंडस्ट्री की समस्या उसको बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पर गौर करेगी, सुनेगी, और ख़ासतौर से इस समय जब भारत में हमें फॉरेक्स बचाने की ज़रूरत है, एथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि ये संकट जो मिडिल ईस्ट के तनाव की वजह से हुआ है उसे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। सरावगी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए और विस्तार से पूरी बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि क्या कुछ करने की ज़रूरत है एथेनॉल की पॉलिसी को लेकर।